ओके, तो इलास्टिसिटी क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ये पांचों टाइप्स हमने इलास्टिसिटी के अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखे हैं कि जहां पर इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी के टाइप्स, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। इवन प्राइस के कुछ टाइप्स होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स, है ना, वो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करा है। इवन लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि ये मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, कि प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए कौन से मेथड्स है, तो 3 मेथड हमें यहाँ पर दिए गए हैं, सच एज रेशो और परसेंटेज मेथड, इसके साथ साथ एक्सपेंडिचर मेथड हम करेंगे, ओके, और उसके साथ साथ द थर्ड वन पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। तो रेशो एक्सपेंडिचर मेथड हमने लास्ट लेक्चर में कर रखा था। इस मेथड में हमें क्या बताया गया है कि जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना इलास्टिसिटी निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, परसेंटेज हम निकालते हैं ना कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्मूला यूज करना है इस मेथड को, इस मेथड से इलास्टिसिटी निकालने के लिए, सेम वही, कोई चेंज नहीं। उस मेथड को हम परसेंटेज मेथड या रेशो मेथड कहते हैं। अभी आज के लेक्चर में हम आगे की मेथड सीखेंगे विच इज एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, विच इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, अभी इसमें क्या कहा है देखो, of course again this method was developed by प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने सब पूरा इस पे काम किया है, डिमांड पर और इलास्टिसिटी पर। अभी एक्सपेंडिचर मेथड में हमें करना क्या है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या लेते, जैसे नाम के हिसाब से, जैसे परसेंटेज मेथड में हम लोग ने परसेंटेज चेंज लिया, राइट, ये रेशो मेथड में, वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या लेकर चलेंगे, एक्सपेंडिचर लेते हुए चलेंगे। क्या लेते हुए चलेंगे, एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज। मतलब कि मान लो कि ये जो बोतल है ये 10 रुपए की मिल रही है, तो ऐसे बोतल लेने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, एक बोतल लेने के लिए 10 ही रुपए खर्चे हो रहे हैं, लेकिन ये बोतल की प्राइस अभी चेंज हो गई, ये 12 रुपए को मिलने लग गई। कितने को मिलने लग गए, अभी जो बोतल 10 रुपए की थी अभी वो 12 रुपए को मिल रही है, तो अभी मेरा खर्चा कितना हुआ, अभी 12 रुपए खर्चा होने लग गया। समझ पा रहे हो? सो व्हाट आर वी कंसिडरिंग, एक्सपेंडिचर, जो अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं। तो पहले प्राइस के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा था और प्राइस बदलने के बाद कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये दोनों को लेते हुए हम निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से इलास्टिसिटी कि कितना चेंज हुआ। समझ पा रहे हो? इससे हम निकालेंगे इलास्टिसिटी। अच्छा, अभी किसी भी चीज पर होने वाला खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, अभी ये 10 रुपए की एक बोतल मैंने परचेस की, मतलब मेरा खर्चा हुआ 10 रुपए। ऐसे 10 रुपए की मैंने 5 बोतल ली तो को टोटल खर्चा कितना हुआ, 50 रुपीज। तो वेर एक्सपेंडिचर कैसे निकल रहा है, प्राइस इंटू क्यू, क्वांटिटी, कि 10 रुपए प्राइस है, ऐसी 5 बोतल ली आपने तो टोटल खर्चा 50 रुपए। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकल रहा है, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। उस हिसाब से खर्चा निकलेगा ना। जनरली बिल कोई भी बनता है तो इसी फॉर्मूले से बिल बनता है। मार्केट में कुछ भी अगर आप शॉपिंग करते हो, कुछ भी चीजें लेते हो, प्राइस इंटू कितनी क्वांटिटी ले रहे हो उस हिसाब से ही बनेगा ना। आप बिस्किट का पैकेट ले रहे हो, 10 रुपए का पैकेट है, ऐसे 4 पैकेट लिए 40 रुपए हुए, हाँ 2 पैकेट लिए 20 रुपए हुए। कैसे बने एक्सपेंडिचर, कैसे बना, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड।
उसी तरीके से एक्सपेंडिचर बना। सो इधर यहां पर इसी को समझाने के लिए हमें कुछ प्रोपोजिशंस यहां पर हमें मार्शल ने दिए हैं, थोड़ा वो भी समझ कर लेते हैं। देखो आपको ये तो समझ में आया ना कि टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है। अभी हमने ऑलरेडी कुछ टाइप सीखे हैं इलास्टिसिटी के, प्राइस इलास्टिसिटी के कुछ टाइप सीखे हैं ना, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक, ऐसे सारे टाइप्स हमने सीखे। तो उनका कहना क्या है, देखो कि ये जो डिमांड है ना, ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हो सकती है। कब? कि जब प्राइस में होने वाला चेंज जो है, when the given change in the price of a commodity, total outlay increases, then elasticity of demand is greater than 1। थोड़ा सा ना इसको आसानी से समझ कर लेते हैं। देखो हमने रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड सीखा है, यस और नो? अभी थोड़ा ना इसको ध्यान में रखो, पहले थोड़ा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के पास आ जाओ कि भाई रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में हमें क्या समझाया है। क्या समझाया? कि प्राइस में जो भी चेंज हो रहा है उसका मोर चेंज क्वांटिटी डिमांड में हो रहा है। ये हमने सीखा था कि प्राइस 50% से फॉल हुई तो डिमांड 100% से बढ़ रही है। तो यहाँ ईडी इज ग्रेटर देन 1 आया ना, यहाँ ईडी इज क्या आया? ग्रेटर देन 1। तो वही पॉइंट, मतलब मोर वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट? हमने इसको एक वर्ड से याद रखा था ना, कौन से? मोर, ये वर्ड से याद रखा था कि प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उससे डबल चेंज, उससे ज्यादा चेंज क्वांटिटी में हो रहा है। तो इनका कहना भी वही है कि विद गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस में चेंज होने के वजह से जो टोटल आउटले है, आउटले मतलब क्या? टोटल आउटपुट, वो क्या हो रहा है रे? इंक्रीज हो रहा है। मतलब मोर और इंक्रीज, ऐसे ध्यान में रखो, मोर से याद रखो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और तब ईडी क्या रहेगी? ग्रेटर देन 1। तब ईडी क्या रहेगी? ग्रेटर। इसी को इनइलास्टिक को भी समझ कर लो, थोड़ा कांस्टेंट को रहने दो। इसको अभी रिलेटिवली इनइलास्टिक हमने जो सीखा था, क्या सीखा था? कि प्राइस में जितना चेंज हो रहा है ना उससे लेस परसेंट से डिमांड चेंज हो रही है। सीखा था ना? लेस सीखा था कि नहीं? मतलब प्राइस 50% से कम हो गई तो डिमांड बढ़ रही है, लेकिन 25% से बढ़ रही है। तो यहां भी वही रूल काम कर रहा है कि when given change in the price of commodity, तो वो जो आउटपुट रहेगा ना वो क्या हो रहा है रे? डिक्रीज हो रहा है। लेस से क्या याद रखो? डिक्रीज। और मोर से क्या याद रखो? इंक्रीज। तब इलास्टिसिटी यहाँ लेस के टाइम पे, मतलब जब डिक्रीज होगी तब इलास्टिसिटी कैसी रहेगी? इज लेस देन 1। और जब वो इंक्रीज होगी तब इलास्टिसिटी कैसी रहेगी? इज मोर देन 1। समझे? और यूनिटरी के लिए तो आपको पता ही है, यूनिटरी में क्या होता है कि व्हेन प्राइस फॉल हो या राइज हो, कि इधर डिमांड पे असर ही नहीं कर रहा है भाई, वो कांस्टेंट ही है ना। द आउटले जो है यहाँ पर वो कैसा रह रहा है? कांस्टेंट ही है, उतना ही सेम प्रोपोर्शन में ही वो चल रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कैसी रहेगी यहाँ पर? इज इक्वल्स टू 1। ये हमें आउटपुट या आउटले मेथड बताता है। दिस एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल आउटले मेथड, कि ये इस तरीके से हमें यहाँ समझाया है। देखो यू कैन सी द टेबल हियर, टेबल से और अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगी कि प्रोडक्ट दिए हैं हमें अलग अलग। मान लो ए नाम का प्रोडक्ट है, बी नाम का प्रोडक्ट है, सी नाम का प्रोडक्ट है, और उसकी प्राइस दी है और उस प्राइस में होने वाला चेंज भी हमें दिया हुआ है। मान लो ये ए नाम का प्रोडक्ट है, ये बॉटल है 10 रुपए की। कितने की है? तो ऐसी कितनी बॉटल ली गई? 6 बॉटल ऐसी ली गई। कितना रुपए, कितना खर्चा, कितना एक्सपेंडिचर हुआ?
60 रुपीज एक्सपेंडिचर हुआ। अभी ये बॉटल की प्राइस बदल गई, अभी ये 10 रुपए की जगह ये बॉटल कितने में मिल रही है, अभी 20 में मिलने लग गई, प्राइस बदल गई, तो अभी क्वांटिटी भी बदल गई है। क्वांटिटी हमने क्या किया, लेस कर दिया। कितना किया, 6 की जगह 5 लिया। लेकिन इसका जो टोटल आउटले यानी कि इसका जो खर्चा है वो क्या हुआ रे, बढ़ गया ना। Why? Because of increase in the price. Because of increase in the price of this bottle, the expenditure increases or the outlay is increases. खर्चा बढ़ गया। और ऐसे समय पर जब इंक्रीज होता है तब ग्रेटर देन, तब इंक्रीज होता है, जब मोर होता है तब ग्रेटर देन 1 रहेगी इलास्टिसिटी। समझ रहे हो, ऊपर हमने जो देखा, क्यों बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या समझाती है कि एक्सपेंडिचर से इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना समझाती है। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, तो ईडी इज ग्रेटर देन 1 रहेगा। और मान लो खर्चा कम हो गया, अभी खर्चा कम होगा कब रे, जो प्राइस या क्वांटिटी में चेंज रहेगा। देखो अभी जैसे कि सी वाला एग्जांपल हम यहाँ समझ कर लेंगे थोड़ा सा, कि मान लो इस बुक की प्राइस हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स कंसिडर दिस टेक्स्ट बुक, ये 50 रुपए की मिल रही है, तो हमने कितनी खरीद ली, 2 लिया, तो कितना रुपया गया हमारा, 100 रुपीज खर्चा हुआ। लेकिन अभी इसकी प्राइस 50 की जगह 60 हो गई, कितनी हो गई, 60 हो गई। अभी हमने इसको 2 लेने के बजाय 1 ही लिया, तो खर्चा हमारा कम हो रहा है ना। हाँ, हमारा टोटल आउटले जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और जब टोटल आउटले डिक्रीज होता है तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी, जब लेस हो रहा है। और यूनिटरी के लिए क्या काम करता है, सेम प्राइस 30 रुपए थी, 40 हो गई, लेकिन पहले क्वांटिटी हम 4 ले रहे थे, बाद में क्वांटिटी हम 3 ले रहे। दोनों का देखा जाए, कंपेयर किया जाए कुछ भी, तो एक्सपेंडिचर उतना ही हो रहा है। पहले भी 120 रुपीज खर्चा हो रहा था, अभी भी 120, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बनी, इक्वल्स टू 1 बनी। तो इस तरीके से अलग अलग इलास्टिसिटी हम निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। समझ पा रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर वी कैन फाइंड द इलास्टिसिटी। तो ये उन्होंने हमें मेथड बताई, कौन सी, एक्सपेंडिचर मेथड, कि जहां पर हम इस मेथड को यूज करते हुए इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी टेबल को यहाँ एक्सप्लेन किया है। देखो कि पहले 10 रुपए की बोतल मिलती थी, तो हमने 6 लिए, तो 60 रुपए खर्चा हुआ। फिर प्राइस 20 रुपए हो गई, तो हमने 5 ही यूनिट लिए, क्योंकि महंगा हो गया तो डिमांड कम हो गई, लेकिन खर्चा हमारा बढ़ गया। तो ऐसे केस में अगर आउटले ग्रेटर हो जाता है, मोर हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, तब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमने इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 पहले भी सीख रखा है, और जिसमें हमने सीखा था कि ग्रेटर देन 1 कब होती है, जब मोर होता है ना, चेंज होता है। तो मोर से याद रखो इसको, व्हेन इट इज रिलेटिवली इलास्टिक। दूसरे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल बी में हमने क्या देखा कि जब ओरिजिनल प्राइस 30 रुपए इतनी थी, तब हम 4 यूनिट ले रहे थे, तो टोटल खर्चा 120 रुपए हुआ। प्राइस जब कम हो, बढ़ गई, 30 रुपए से 40 रुपए प्राइस हो गई, तो डिमांड कम हो गई। भाई 4 यूनिट के जगह हमने 3 ही यूनिट लिया, फिर भी डिमांड, फिर भी हमारा खर्चा जो है वो 120 रुपए, 120 इतना ही था। तो यहाँ हमारा एक्सपेंडिचर उतना ही है, इट्स इक्वल।
तो इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या रही, इक्वल टू 1 ही रहा, जैसे यूनिटरी इलास्टिसिटी हमें बताता है, जो हमें यूनिटरी इलास्टिसिटी बताता है। और एग्जाम्पल सी में हमने क्या देखा कि अगर प्राइस पहले 50 रुपए थी तो हम 2 यूनिट ले रहे थे, हमने बुक के एग्जाम्पल के साथ कंपेयर किया कि बुक की प्राइस अगर फिर हमारी बढ़ गई 60 रुपए हो गई तो हमने डिमांड कम कर दी, एक ही लिया। और ऐसे सिचुएशन में देखा तो एक्सपेंडिचर पहले 100 हो रहा था, अभी 60 हो रहा है। तो इस केस में जो एक्सपेंडिचर है वो लेस देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हुआ, तो ऐसे समय पर इलास्टिसिटी क्या बनेगी, लेस देन 1 रहेगी, जिसे हम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं। समझे? तो इस तरीके से हमें डिफरेंट इलास्टिसिटी मिलेगी, कैसे, एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते हुए। आया ध्यान में? तो बेसिकली आपको कंपेयर क्या करना है कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पहले कितना हो रहा था और प्राइस में बदलाव होने के बाद कितना खर्चा हो रहा है। पहले ओरिजिनल कितना आप खर्चा कर रहे थे और प्राइस बदल गई तो हमारा एक्सपेंडिचर अभी कितना हो रहा है, इसके बेसिस पर क्या किया जाएगा, एक्सपेंडिचर निकाला जाएगा। ठीक है, समझे? आता तीसरी मेथड करायची। इसमें कोई किसी को डाउट एक्सपेंडिचर मेथड में? समझ में आ रहा है? क्या है, सिंपली याद रखो कि पहले कितना खर्चा हो रहा था, प्राइस बदलने के बाद कितना खर्चा हो रहा है, इनका कंपैरिजन करके हम क्या निकालेंगे, इलास्टिसिटी निकालेंगे। तो वो रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा या रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगा या यूनिटरी रहेगा, इनमें से कुछ तो रहेगा। अभी हम थर्ड मेथड समझ कर लेते हैं, विच इज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। अभी इस मेथड में अगेन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने हमें रेशो मेथड की तरह, आउटले मेथड यानी एक्सपेंडिचर के तरह कि जो मेथड हमें इलास्टिसिटी बता तो रही है बट वो ग्राफ पे या डीडी कर्व पे कहाँ पॉइंट आउट होती है वो नहीं बता रहा है। इसके लिए उन्होंने ग्राफ पे काम करने के लिए ये मेथड ढूंढा, मतलब चुप नहीं बैठे, है ना, ये नहीं तो वो कुछ ना कुछ निकालते रहे। तो इसलिए उन्होंने ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए हमें कौन सी मेथड दी, ज्योमेट्रिक पॉइंट मेथड, की जहां हम ग्राफिकली इसको बता सकते हैं। अभी कैसे बता सकते हैं यहाँ आप देख सकते हो। हाँ, कि उन्होंने इलास्टिसिटी को भी हमें पॉइंट ग्राफिकली बताने के लिए उन्होंने हमें ये मेथड दी। अभी बिकॉज एक्सपेंडिचर मेथड को हम ग्राफिकली नहीं बता पा रहे, या उसके पहले हमने जो पॉइंट मेथड देखा उसको ग्राफिकली नहीं बता रहे, इसलिए स्पेशली ग्राफ पे बताने के लिए कौन सी मेथड निकाली, हाँ, तो ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट ज्योमेट्रिक मेथड उन्होंने निकाली। अभी इस मेथड को उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, और वो फॉर्मूला क्या है, देखो, द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि ग्राफ पे हमें पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा ना, वो ग्राफ पे कहीं ना कोई तो पॉइंट पे आएगा, तो वो पॉइंट कैसे निकलेगा, वो पॉइंट इस फॉर्मूला से निकलेगा। वो पॉइंट कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला से निकलेगा, और फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट। सो इसके लिए हमें एक गिवन पॉइंट चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक, और गिवन पॉइंट का लोअर सेगमेंट यानी कि L, और गिवन पॉइंट का अपर सेगमेंट यानी कि U, L अपॉन U लेकर हम चलेंगे, लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट। समझ पा रहे हो? देखो, और फिर इससे हमें डीडी कर्व मिलेगा, इससे हमें अभी ये डीडी कर्व जो मिलेगा, एक तो वो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। ये जो डीडी कर्व हमें मिलेगा ना, वो एक तो या फिर अभी वो कैसे, चलो वो समझ कर लेते हैं। अभी लीनियर डिमांड कर्व कैसे मिलेगा, कि जब हमारा
स्ट्रेट लाइन निकलेगी ना आंसर में, क्या ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कर्व वो लीनियर है, क्या है, कि जहां पर हमारे x एक्सिस और y एक्सिस जो है ये a, इधर आप देख पा रहे हो कि पॉइंट a और पॉइंट b, जैसे x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पॉइंट a b के साथ बराबर मिल रहे हैं, दोनों पॉइंट दोनों एक्सिस पर आ रहे, और जो कर्व हमें मिल रहा है दिस इज कॉल्ड एज लीनियर डिमांड कर्व। इसे कहा जाएगा लीनियर डिमांड कर्व। तो जब वो x एक्सिस पर रहेगा इसका मतलब वो जीरो है, क्या है, एंड जब वो y एक्सिस पर रहेगा मतलब वो इनफाइनाइट है, और जब वो बीच में बराबर रहेगा मतलब वो यूनिटरी है, और यहाँ पर ऊपर आ गया मतलब वो मोर देन, और नीचे आ गया मतलब वो लेस देन 1 है। तो इधर हमारे पांचों पॉइंट्स डिनोट किए जा रहे हैं, समझ रहे हो, पांचों पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, लोअर सेगमेंट, अपर सेगमेंट ऑफ गिवन पॉइंट सभी यहाँ पर मिलते हैं, देखो। और उससे हम अलग अलग यहाँ पर इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं कि यूनिटरी है या परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है या रिलेटिवली इनइलास्टिक है, कौन सी इलास्टिसिटी है वो हमें अलग अलग पॉइंट पर मिलेगी। लेट्स सी, अभी इसी ग्राफ को हमें समझ कर लेना है। अभी अज्यूम करो कि ए बी ये डिमांड कर्व है, क्या है, ए और बी ये हमारा ये डिमांड कर्व है, डीडी कर्व, जो इसकी पूरी लेंथ यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, लेट्स कंसिडर कि ये कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर। कि यहाँ पर आपको वेरियस पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो जो सेंटर रहेगा ये पॉइंट, मतलब जहाँ ED इज इक्वल्स टू 1 है वो 4 रहेगा, मतलब ये ऊपर का पार्ट 4 सेंटीमीटर और इसके नीचे का पार्ट इज 4 सेंटीमीटर, राइट। अभी इसको हम मेजर करेंगे और इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए, फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट ऑफ द गिवन पॉइंट एंड अपर सेगमेंट ऑफ द गिवन पॉइंट, ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम चलेंगे। सो एट पॉइंट P जो कि सेंटर में है, द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड। अभी पॉइंट इलास्टिसिटी आपको मेजर करनी है, ग्राफिकली मेजर करने के लिए पॉइंट इलास्टिसिटी आपको मेजर करनी है, और इसको आप कैसे मेजर करोगे, तो यू हैव एन फॉर्मूला, की फॉर्मूला इज व्हाट, ये वाला, point elasticity of demand ED is equals to lower segment of the given part upon upper segment of the given part, है ना, या given point बोलो उसको। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और हमने सेगमेंट किसको मानकर चला, पॉइंट किसको मानकर चला, P को हम पॉइंट मानकर चलते हैं, गिवन पॉइंट किसको मानकर चलेंगे, P। तो इसके नीचे का पार्ट इज लोअर सेगमेंट और इसके ऊपर का पार्ट इज अपर सेगमेंट, राइट। ये पूरी लाइन हमने मानकर चली कि कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है। तो फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए दिस पूरा लाइन इज 8 सेंटीमीटर का, और ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट P। तो ये नीचे का ये वाला पार्ट कितना सेंटीमीटर रहेगा, और ऊपर का सेम वैसा ही पार्ट कितना सेंटीमीटर रहेगा, 4, राइट। अभी P ये हम पॉइंट मान रहे हैं, गिवन पॉइंट इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। So lower segment of the given point which is PB, yes or no, lower segment of the given part is PB upon upper segment of the given part which is PA, अभी PB कितना है रे, 4 है, और PA कितना है, 4 है, दोनों को कैलकुलेट करो तो इलास्टिसिटी मिली 1, और 1 इलास्टिसिटी मतलब कौन सी इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेयर ED इज इक्वल्स टू 1 मिला। ये एक पॉइंट निकाल। चलो अभी हम गिवन पॉइंट बदल देते हैं। अभी हमने गिवन पॉइंट लिया P1, क्या लिया
P लिया था ना पहले। अभी नाउ लेट्स कंसिडर कि गिवन पॉइंट इज P1। अभी P1 के नीचे वाला पार्ट इज लोअर सेगमेंट और P1 से ये ऊपर वाला पार्ट इज अपर सेगमेंट। अभी नीचे वाला पार्ट कितना है रे? 2। नीचे वाला P1B कितना है? 2। और अपर पार्ट P1A तक कितना आया? तो आंसर कैसे निकला? 0.33 में निकला, मतलब विच इज लेस देन 1। यहाँ हमारी इलास्टिसिटी क्या मिली रे? लेस देन 1, मतलब वो हमें क्या समझा रही है? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। समझ पा रहे हो? अभी हम अगर पॉइंट बदल लेते हैं, चलो पॉइंट बदल लेते हैं। पॉइंट अभी हमने क्या लिया? P2 ले लिया। अभी P2 का लोअर सेगमेंट क्या है? P2B जो कि 6 रहेगा और अपर सेगमेंट P2A जो कि 2 रहेगा। मतलब आंसर क्या मिला रे हमें? 3 मिला, विच इज ग्रेटर देन। और अगर मान लो A पॉइंट अभी आप लेते हो तो अभी लोअर सेगमेंट है, अपर सेगमेंट नहीं है। हाँ, अपर सेगमेंट है क्या? कि वेयर इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट बिकॉज अपर सेगमेंट 0 हो गया। तो इलास्टिसिटी इनफाइनाइट कब मिलती है? जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रहेगी। और अगर अभी हम पॉइंट बी लेकर चलेंगे तो अभी हमारे पास अपर सेगमेंट तो है बट लोअर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट हमारा 0 हो गया ना। तो इसका मतलब लोअर सेगमेंट 0, तो किसी को भी 0 से डिवाइड करो तो आंसर इज 0, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो इस तरीके से उन्होंने कौन सी मेथड बताई हमें? पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड, कि जहां अलग अलग पॉइंट से हम लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट से इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। और ये कर्व कौन सा कर्व से बताया उन्होंने? लीनियर कर्व से हमें समझाया, जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को कनेक्ट करती है, ऐसा कर्व हमें बताया। आई होप यू अंडरस्टूड, ये समझ में आया है। अभी यही बात वो नॉन लीनियर कर्व से भी समझा रहे हैं। अभी हम नॉन लीनियर कर्व की बात कर लेते हैं। आता इथं नॉन लिनियर कर्व हे लक्षात ठेवायचं, ये एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता। क्या? नॉन लीनियर डिमांड कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अंडरलाइन करके रखो, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है। ओके, काय आहे? दिस इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो ये बाहर जा रहा है। कहा है ये? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें यहाँ हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है ए बी नाम का, ये ए बी। ओके, सो अभी यही बात उन्होंने नॉन लीनियर कर्व से समझाई, जहां पर विच इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसको याद रखना है। जहां पर हमें एक टेंजेंट ए और बी हम निकालेंगे गिवन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, एक वाई एक्सिस को और ये एक्स एक्सिस को कनेक्ट करते हुए। फॉर्म्युला तोच आहे, लोअर सेगमेंट ऑफ टँजंट गिवन बिलो पॉइंट, फक्त टँजंट झालं हा, आणि अपर सेगमेंट ऑफ टँजंट अबव पॉइंट, एल अपॉन यू। आता लेट्स कंसिडर इफ EB इज इक्वल्स टू EA। आता पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है इसको हम E मानेंगे। हाँ, EB इज इक्वल्स टू EA, तो वो क्या बताएगा? सेम ही है ना, यूनिटरी इलास्टिक। अभी हमने अगर ऐसे कंसिडर किया कि इफ EB इज ग्रेटर, म्हणजे लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर, तब हमें क्या मिलेगा? रिलेटिवली इलास्टिक। इसके जैसा ही लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर, लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर, लोअर सेगमेंट ना, सॉरी, ये लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर, तब हमें रिलेटिवली इलास्टिक विच इज ग्रेटर देन 1 होगा। और उसी का उल्टा कि ये वाला, कि जब अपर सेगमेंट कम रहेगा और लोअर सेगमेंट इज, मतलब EB इज लेस देन A, मतलब लोअर सेगमेंट कम रहेगा, अपर सेगमेंट ज्यादा रहेगा।
तब हमें कौन सी इलास्टिसिटी मिलेगी, रिलेटिवली इनइलास्टिक, इसी की तरह बिल्कुल। वही बात उन्होंने इसमें से समझाई है, उसी नॉन लीनियर कर्व के थ्रू। आया ध्यान में? हाँ, एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा नहीं जाता, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि लीनियर डिमांड कर्व, नॉन लीनियर डिमांड कर्व कैसे काम करता है। अंडरस्टूड? अभी इसके आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स इसके ऊपर अफेक्ट करने वाले कौन से हैं। हाँ, तो बस ये फैक्टर्स रह गए और इसका इंपॉर्टेंस, ये 2 ही पॉइंट है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी आप ये मेथड्स चेक करो, कुछ इसमें से डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना।